क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोविड के बाद की मेजर माइग्रेशन स्ट्रैटेजी का समर्थन कर रहा है? स्कॉट मॉरिसन की जल्द ही रिलॉन्च की इच्छा और बोर्ड पर एंथनी अल्बनीज़ की उपस्थिति के बावजूद महामारी ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से को रोका हुआ है। ग्लोबली मास इमिग्रेशन ही एकमात्र पॉलिसी है जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) ग्रोथ मॉडल को आगे बढ़ा सकती है। इस साल का बजट पिछले साल की तरह ही जोरदार है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जूरी रिग्ड कोविड क्वारंटीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में क्या होगा? 35,000 ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रैंडेड ऑफशोर हुए हैं और बाकी ऑनशोर हिरासत में हैं। वोटर डिस्क्वाइट और स्ट्रेस्ड आउट एनवायरनमेंट, स्ट्रगलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंची घर की कीमतें, यह सब वो सवाल है जो आजकल ऑस्ट्रेलिया के बजट को लेकर खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल मॉरिसन का रिस्पॉन्स है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो परवाह करता है। लोगों का कहना है कि मॉरिसन ऐसा कैसे कर सकते हैं? खैर, वो वैसे भी एक बाइपार्टिजान प्रभाव के सर्कल के ऊपर बैठते हैं जो मास इमिग्रेशन का समर्थन करता है। यह सेल्फ रीइंफोर्सिंग क्राउड काफ़ी सुलझे तरीके से लिस्टेड है। आमतौर पर इसमें लिबरल पार्टी, लेबर एंड द ग्रीन्स, ट्रेजरी और रिजर्व बैंक, स्टेट और सिटी गवर्नमेंट्स, बड़े बिजनेस और प्रॉपर्टी डेवलपर्स, इमिग्रेशन लॉबी, लेफ्ट और राइट, मीडिया, एकेडेमिया, यूनियंस और चर्चेस शामिल हैं। मास इमिग्रेशन उन्हें अच्छा महसूस कराता है और अच्छा दिखता है और उनके प्रभाव और धन को बढ़ाता है। पिछले बजट से पहले लेबर फ्रंट बेंचर क्रिस्टीना केनियली कुछ समय के लिए एवॉल तक गई थीं और उसने निवेदन किया कोविड के बाद के इमिग्रेशन के स्तर में कटौती होनी चाहिए। इन दिनों रिडक्शनिस्ट या लेफ्ट मॉडर्निस्ट पैराडाइम में लेबर अधिक आरामदायक है। अगर वे मास इमिग्रेशन पर आपत्ति उठाते हैं तो वे डिसरिस्पेक्टफुल और शायद रेसिस्ट होंगे। उस पिछले बजट के बाद से रिजर्व बैंक का प्रो माइग्रेशन फिलिप लोव लड़खड़ा गया है। इकोनॉमिस्ट रॉस कर्नॉट ने कथित तौर पर लोअर माइग्रेशन व्यू पॉइंट पर स्विच किया है, जिसमें जर्नलिस्ट रॉस गिटन्स और कुछ अन्य लोग समर्थन में हैं। फिर भी पैलेस रेवोल्यूशन अभी भी दूर दिखती है। उसके बारे में आप न्यूजीलैंड की नई जनसंख्या नीति देख सकते हैं। हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन प्लान बजट पेपर नंबर 3 में दबी हुई है। सरकार और विपक्ष यह दिखावा कर सकते हैं कि ये सिर्फ बेगुनाही तकनीकी पैरामीटर हैं, लेकिन वे वास्तव में मॉरिसन के राजनीतिक हैं जो ट्रेजरी सेक्रेटेरिएट शुगर स्पन के रूप में हैं। पिछले बजट में 2023 व 24 तक नेट माइग्रेशन 2,01,000 तक पहुंच जाता, जिसका मतलब है 1.2% की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती। यह बजट हिल नहीं रहा है और 2024 व 25 चार्ट के लिए नेट माइग्रेशन 2,35,000 पर बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार 1.2% और वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। यह अभी भी OECD देशों के औसत से 2 गुने से भी ज़्यादा है। उनका ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली डिजास्ट्रस पॉलिसी स्कीम का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रेजरर के भाषण और 60 पन्नों के बजट ओवरव्यू में मास इमिग्रेशन का कोई उल्लेख नहीं था, जिसे वो एक महत्वपूर्ण आर्थिक या इंडस्ट्री पॉलिसी मुद्दे के रूप में देखता है। वो जानता है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इस चोरी का स्वागत करता है। वे सभी हमें भारी खर्च के थोड़े से अधिक स्तरों से परे देखने के लिए कहते हैं। लगातार दूसरे बजट के लिए अल्बनीज़ का बजट उत्तर पॉपुलेशन टॉपिक से सावधानीपूर्वक बचा जाता है। वो मजदूर बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मजबूती से खड़े हैं, भले ही मास इमिग्रेशन दोनों को निराश करता है। विशेष रूप से कोविड के बाद पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर पॉपुलेशन को कुछ शॉट्स लगाने चाहिए। इन दोनों नेताओं के लिए यह प्राइवेट बिजनेस है। 2 लाख का नेट माइग्रेशन और बढ़ना अभी भी सामान्य और आवश्यक माना जाता है। हालांकि 2007 से पहले 2 लाख नेट माइग्रेशंस कभी नहीं हुआ है और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्ग टर्म एवरेज से 2 गुने से अधिक है। दूसरे OECD देशों के मुकाबले में यह हमें इमिग्रेशन निर्भरता की स्थिति में रिस्टोर करेगा। 21वीं सदी में अत्यधिक हेडविंड्स के कारण प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हासिल करना मुश्किल है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी पॉपुलेशन को हमेशा के लिए बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। ट्रेजरी का दावा है कि मास इमिग्रेशन आवश्यक है 2023 व 24 में अपने 2.25% रियल विकास को प्राप्त करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में नेता ने रिग्रेसिव पॉपुलेशन और एनर्जी पॉलिसीज के पक्ष में रियलिटी को रीराइट किया है। मुझे उम्मीद है कि वे बेबी बोनस वापस लाएंगे क्योंकि उन्हें फर्टिलिटी में गिरावट की चिंता है।
फ्राइडनबर्ग वही पुराना पैबुलम प्रदान करता है कि माइग्रेशन ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी के लिए मौलिक है जो जेनरस, सस्टेनेबल है। इसमें मुख्य रूप से स्किल्ड माइग्रेंट्स जेनरसली क्रिएट बिजनेसेस हैं और नौकरियों को बढ़ावा देते हैं जो इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असल में भी कोविड के आने से ठीक पहले टेम्पररी और स्टूडेंट वीज़र्स ने नेट माइग्रेशन इंटेक्स और स्किल्ड वीज़र्स को बौना बना दिया था। स्किल्ड वीज़र्स के बीच भी स्कैर्स स्किल्स को लक्षित नहीं किया जा रहा था और एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं थे। हाई इमिग्रेशन और 2.25% की वृद्धि के साथ फ्राइडनबर्ग बेरोजगारी को 4.5% तक कम करने और वेतन ठहराव को रोकने जा रहा है। इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट पर फ्राइडनबर्ग गंभीर जांच के बिना कुछ भी कह सकते हैं। जब तक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बुरी तरह से तबाह नहीं हो जाता, तब तक मतदाता की चिंताओं के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। वास्तव में मास इमिग्रेशन पर इमिग्रेशन को फिर से शुरू करने से गठबंधन स्टैटिक लेबर को अपने सबसे अच्छे आधार, बेहतर इकोनॉमिक प्रबंधन के साथ हिट करने की अनुमति देगा। फिर भी, जैसा कि मास इमिग्रेशन के ऑब्लिगेटरी सस्पेंशन ने दिखाया है, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी, जब तक हम एक बड़े ऑस्ट्रेलिया को ड्यूटीफुली सबमिट नहीं करते हैं, तब तक ट्रेजरी सेक्रेटरी एक पुराने और छोटे राष्ट्र के डर को बढ़ाने के लिए राजनीतिक बैरकिंग में व्यस्त है। बॉस के लिए बोलते हुए वो लिटिल माइग्रेशन के बजाय सफल क्लिनिकल ट्रायल को खारिज कर देता है। यही है बिग ऑस्ट्रेलिया सबूत के लिए इनएक्सेसिबल और आंदोलन में असमर्थ लगता है। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।